सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सूरज कभी नहीं डूबता। हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी की शुरुआत की, जब ब्रिटिश हुकूमत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। पर तभी एक दुबला पतला सा दिखने वाला इंसान भारत वापस आता है, और उसके पास एक ऐसा हथियार था जो तोप या तलवार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। तो सवाल यही उठता है, आखिर कैसे एक अकेला इंसान बिना किसी सेना के दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को सीधी चुनौती दे सकता था। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही शानदार रणनीति है। तो चलिए इसके हर एक पहलू को जरा गौर से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1915 से। मोहनदास गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं, लेकिन वो उस वक्त के सूट बूट पहनने वाले नेताओं जैसे बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने पूरे देश को समझने के लिए ट्रेन के 3rd क्लास डिब्बे में सफर किया। क्यों? ताकि वो उस असली भारत को देख सकें, उसे महसूस कर सकें, जिसे बड़े बड़े नेता अक्सर भूल जाते थे, यानी आम लोगों का भारत। और यहीं पर उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार दुनिया के सामने रखा, सत्याग्रह, मतलब सत्य की शक्ति। अब देखिए, ये सिर्फ धरना देना या प्रदर्शन करना नहीं था। नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें दुश्मन को चोट पहुंचाकर नहीं, बल्कि उसकी अंतरात्मा को जगाकर हराया जाता था। इसमें सबसे बड़ी ताकत होती है सच्चाई और हिम्मत। अब देखिए, पूरे देश को एक साथ जगाने से पहले गांधी ने अपनी इस रणनीति को छोटे छोटे स्थानीय मुद्दों पर आजमाया। आप कह सकते हैं कि ये आंदोलन उनकी एक तरह की अहिंसा की प्रयोगशाला थे, जहां उन्होंने अपने तरीकों को और पैना किया, उन्हें धार दी। तो देखते हैं उन्होंने इसे कैसे आजमाया। सबसे पहले चंपारण में नील किसानों के लिए, फिर खेड़ा में टैक्स के खिलाफ, और उसके बाद अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हक के लिए। जानते हैं, हर एक जीत ने सिर्फ लोगों की मदद ही नहीं की, बल्कि पूरे देश को एक संदेश दिया कि हाँ, सत्याग्रह काम करता है। अहमदाबाद का मामला तो खास तौर पे बहुत दिलचस्प था। एक तरफ थे मिल मजदूर जो 50% वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे मिल मालिक जो सिर्फ 20% देने पर अड़े थे। मतलब मामला पूरी तरह से फंस चुका था। और तब गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया, और इसका असर जबरदस्त हुआ। आखिरकार दोनों पक्ष 35% की वेतन वृद्धि पर सहमत हो गए। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि नैतिक दबाव शारीरिक बल से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो ये छोटी छोटी लड़ाइयां जीतने के बाद अब वक्त आ गया था असली बड़ी लड़ाई का। गांधी ने अब अपने तरीकों का इस्तेमाल पूरे साम्राज्य को हिलाने के लिए करने का फैसला किया। निशाना सीधा था, ब्रिटिश शासन की नींव। और इसके बाद घटनाएं बहुत बहुत तेजी से घटी। 1919 में आया वो दमनकारी रॉलेट एक्ट, फिर जलियांवाला बाग का वो क्रूर नरसंहार जिसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। और बस इसी आग से जन्म हुआ असहयोग आंदोलन का, जिसमें लाखों करोड़ों भारतीय शामिल हुए। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी ने अपना अगला हथियार एक बहुत ही मामूली सी रोजमर्रा की चीज को बनाया। क्या? नमक। हाँ, नमक। और ये एक शानदार रणनीति थी। क्यों? क्योंकि नमक हर भारतीय घर की जरूरत थी, और उस पर ब्रिटिश सरकार का टैक्स सीधे सीधे अन्याय का प्रतीक बन गया था। और बस इसी सोच के साथ शुरू हुई 241 मील की वो ऐतिहासिक दांडी यात्रा। ये सिर्फ एक पैदल मार्च नहीं था। नहीं, ये ब्रिटिश साम्राज्य के गुरूर पर एक धीमी लेकिन बहुत मजबूत चोट थी। हर बढ़ते कदम के साथ पूरा देश जुड़ता जा रहा था, और पूरी दुनिया ये सब देख रही थी। सोचिए, इस आंदोलन का दबाव इतना जबरदस्त था कि उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड इरविन को गांधी के साथ बराबरी पर बैठकर बात करनी पड़ी। और नतीजा था गांधी इरविन पैक्ट। सरकार को राजनीतिक कैदियों को छोड़ना पड़ा और लोगों को नमक बनाने का हक देना पड़ा। ये एक बहुत बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी। और अब हम आ पहुंचे हैं स्वतंत्रता संग्राम के आखिरी और शायद सबसे विस्फोटक दौर में। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को काफी कमजोर कर दिया था। गांधी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि यही वो सही समय है जब आजादी के लिए आखिरी और सबसे जोरदार आवाज उठाई जाए। 8 अगस्त 1942। इसी दिन गांधी जी ने अपना सबसे शक्तिशाली नारा दिया, करो या मरो। इसका मतलब बिल्कुल साफ था,
या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या फिर इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अब कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन यहाँ अंग्रेजों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। 9 अगस्त की सुबह सुबह उन्होंने गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लगा आंदोलन खत्म हो जाएगा, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। ये आंदोलन अब किसी नेता का नहीं बल्कि सीधे जनता का हो गया। बिना किसी बड़े लीडर के लोगों ने खुद इस लड़ाई को आगे बढ़ाया, पैरेलल सरकारें बनाई और कई जगहों पर तो ब्रिटिश राज को पूरी तरह से ठप कर दिया। तो इस महान संघर्ष का नतीजा आखिरकार आज़ादी के रूप में सामने आया। लेकिन गांधी की विरासत सिर्फ जीत और हार से कहीं ज्यादा पेचीदा है, कहीं ज्यादा जटिल है, और उसे समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने अहिंसा के दम पर एक पूरे साम्राज्य को झुका दिया और करोड़ों आम भारतीयों को राजनीति से जोड़ा। वहीं दूसरी ओर उनकी आलोचना इस बात के लिए भी होती है कि वो देश का बंटवारा नहीं रोक सके और दलित और वामपंथी नेताओं के साथ उनके मतभेद भी काफी गहरे थे। गांधी जी ने खुद एक बार कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मतलब उनके लिए उनके विचार और उनके काम ये दो अलग अलग चीजें नहीं थीं। उनकी पूरी की पूरी जिंदगी ही इस बात का सबूत थी कि वो किन उसूलों पर यकीन करते थे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, गांधी के तरीकों ने एक देश को तो बदल दिया, उसे आज़ाद करा दिया, पर क्या आज की इस दुनिया में जो इतनी सारी समस्याओं से घिरी हुई है, उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।